Hello, everyone, and welcome to the class. I hope you all are good, doing well. So, today in the class, what we are going to read, we are going to start with viscosity. Done. Previous class I couldn't take for some reason. I was on leave. Done. So, I hope you all must have studied that derivation of Bernoulli's principle, जिसको मैंने भी करवाया था. Only I needed to write the equation or equate the equation on right hand side to left hand side, and that was the only task left, right? And उसके बाद था application of Bernoulli's principle. Done. So I hope you all must have studied that thing already, but still I will take you through revision. Okay. So very first thing that we are going to revise is Bernoulli's principle. What is it about? So अगर आप देखो, अगर एक pipe है हमारे पास, कुछ ऐसा pipe है, which is climbing from some which is going from some height to another height. So suppose कर लो, this is our ground and it is at this part of the pipe is at height h1 and this part of the pipe is at height h2, and if pressure at this point is p, and here velocity of fluid is suppose kar lo v1. Done. Here pressure is p1, volume is v1, and height given is h1. Done. So Bernoulli said that, or let's take any general point. So if any general point I'm taking here as h, so here let's pressure here of the liquid is p, height is h, and velocity here is v. Then according to Bernoulli's principle, pressure at certain point plus half rho is the density of liquid flowing. We have considered that the fluid is incompressible, so density will remain constant throughout. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, and here h is what, height of this liquid from the reference point. So these, some of these three things will be constant. That is the Bernoulli's principle. ठीक है, ये हमारा क्या है, बर्नौलिस प्रिंसिपल है. अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, अगर सबको रो जी से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा p बाई रो जी प्लस v स्क्वायर बाई 2g प्लस h, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. वी कैन राइट इट लाइक दिस, है ना. इसको रीअरेंज कर सकते हैं ऐसे, और इसको रीअरेंज मैंने इसलिए ऐसे किया है क्योंकि यहाँ पे जो h है इसको हम लोग बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर पोटेंशियल हेड, and this is called what, this is called kinetic head, and this is called what, this is called pressure head. ठीक है. सो तीन टर्म है, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड. ये टर्म्स अगर कहीं भी क्वेश्चन में आता है, फाइंड काइनेटिक हेड एट सर्टेन पॉइंट, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि काइनेटिक हेड का मतलब क्या है. दिस इज, नाउ आई टुक 2 पॉइंट्स हियर, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2. अगर मुझे पॉइंट 1 की वेलोसिटी पता है, पॉइंट 2 पे वेलोसिटी निकालनी है, वी कैन यूज बर्नौलिस प्रिंसिपल इफ वी डोंट हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन आवर हैंड. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तब हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यूज कर सकते हैं, दैट इज a1 v1 इक्वल टू a2 v2. बट सपोज करो ये चीजें नहीं पता है, a1 a2 नहीं पता, हमें प्रेशर पता है दोनों पॉइंट का, दोनों पॉइंट का हाइट क्या है वो पता है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द अनदर पॉइंट विथ वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट नोन. तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाओ. सो क्या लिखोगे, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस h1, सॉरी रो जी h1, एंड यहाँ पे अगर बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाओगे तो क्या लिखोगे, p2 प्लस हाफ रो तो सेम रहेगा, इनकॉम्प्रेसिबल है, v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2. और सिंस ये कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस प्रिंसिपल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल. So you can equate it and you can find it out. This is your Bernoulli's principle. Done. Now application of Bernoulli's principle, तो एक होता है तुम्हारा वेंचुरी मीटर. ठीक है, दिस इज आवर वेंचुरी मीटर. वेंचुरी मीटर का काम क्या है, जैसे सपोज कर लो हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, और वहां पे काफी लंबी लंबी पाइपें लगी है जिसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है. तुम्हें एक जगह की वेलोसिटी पता है, दूसरी जगह की निकालनी है, तो तुम क्या यूज करोगे, वेंचुरी मीटर. दिस इज द डिवाइस, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज द डिवाइस, इसको हम यूज करेंगे. कैसे,
और ये कैसे वर्क करेगा, जैसे देखो यहाँ पे एक मैनोमीटर जैसी चीज एक लगाई गई, डन। यहाँ पे पानी एंटर किया, सपोज कर लो यहाँ पे वेलोसिटी v है, डन, और यहाँ पे प्रेशर p है, और यहाँ पे प्रेशर P1 मान लो, यहाँ पे प्रेशर P2 मान लो, डन। अगर P1 प्रेशर ज्यादा है P2 से तो क्या होगा, ये जैसे मैनोमीटर में मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि मैनोमीटर का दोनों लिंब में जो मर्करी का लेवल होता है वो सेम होता है, क्योंकि दोनों ही एटमॉस्फेयर से ओपन है। लेकिन अगर हम लोग उसको किसी के थ्रू लगाते हैं तो प्रेशर चेंज होगा, जिसकी वजह से हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रेशर, यहाँ P1 लिक्विड कुछ इधर गई है, ये मरकरी है तुम्हारा, और ये लिक्विड कॉलम कुछ ऐसा है। सो मैनोमीटर को जब हमने पाइप के थ्रू कुछ ऐसे लगाया है तो हमें कुछ ऐसा लिक्विड कॉलम मिला है। ये लिक्विड है, लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप, और ये लिक्विड है, क्या है, मरकरी है, जो कि मैनोमीटर में होता है। तो और पॉइंट कौन कौन से लेने हैं, एक पॉइंट तुम्हारा ये है, इसको पॉइंट 1 बुला लो, ये वाले, और इस पॉइंट को क्या बुला लो, 2। अगर आप 1 और 2 को ध्यान से देखो तो हमारा पाइप कुछ ऐसा है ना, ऐसे कुछ है, और इसके बाद से फिर ऐसे गया है। तो यहाँ अगर रेफरेंस लेवल इसको मानो तो हाइट दोनों ही पॉइंट का ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। सो हाइट डिफरेंस इज नॉट देयर, डन। अब चलो बर्नौलीज इक्वेशन को हम लगाते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होगा, 1 पॉइंट पे यू विल राइट प्रेशर एट 1 पॉइंट P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH will be equal to P2 प्लस हाफ रो P2 स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, रो GH, H ऑलमोस्ट सेम, तो ये दोनों कट हो जाएगा। अब आप देखो P1 इक्वल टू क्या है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो, या फिर एक काम करो एक ही जैसा लिख डालो, ठीक है। जो भी V1 V2 निकालना होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं बस तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अगेन आई डिड द सेम थिंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, P1 प्लस क्या लिखोगे, हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब आप देखो P1 और P2 के बीच का रिलेशन क्या होगा। सो दिस इज हियर, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये पॉइंट 1 पे ये लिंक लगा हुआ है, और ये लिक्विड है, सेम लिक्विड है। जैसे अगर किसी भी जैसे सपोज कर लो ये मैनोमीटर का लिम है, इसमें क्या है, इसमें यहाँ तक एयर है। सो एयर का जो प्रेशर यहाँ पे होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही एयर का प्रेशर यहाँ भी होगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, P1 होगा। सो दिस इज योर P1। नाउ अब आप ध्यान से देखो, पास्कल लॉ को लगा दो, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, और इस सेकेंड अगर यहाँ पे तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर क्या होगा, यहाँ सकते हैं प्रेशर एट दिस पॉइंट प्लस रो GH। सो P1 को क्या लिख सकते हैं, P2 प्लस रो GH। तो आप एक काम करो, यहाँ पे P1 को क्या लिख डालो, P2 प्लस रो GH, और इक्वल टू क्या करो, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये तुम्हारा वेंचुरी बीटर का फाइनल इक्वेशन को तो, और ये रो GH प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाफ रो V2 स्क्वायर। और अगर तुम्हारे पास ये एक नोन है दिस H, that will be given in the question, और अगर V2 निकालना है, V1 भी given है, रो भी given है, so you can put the value and get the answer. So this is how Venturi meter works. Okay. चलो, now next is your Torricelli's law actually. So वहां भी सिंपल बर्नौलीज प्रिंसिपल का ही एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन कैसा है तुम्हारा, वो कुछ ऐसा है, जैसे देखो अगर मुझे बताना है कि यहाँ से जो लिक्विड जा रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, सपोज हमें ये बताना है, तो यहाँ पे ये जो फेस है दैट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। सो
इसको 0.1 मान लो, इसको 0.2 मान लो, क्योंकि बर्नौलिस प्रिंसिपल को लगाने के लिए हमेशा भी नीड 2 पॉइंट्स। तो 1 मैंने यहाँ पे माना, 2 यहाँ पे माना। ये क्या है? ये एक टैंक है, और ये टैंक में पानी क्या है? भरा हुआ है। डन। एंड ये पानी जो है, ये टैंक ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। ओके, सो यहाँ से पानी ये भरा हुआ है कुछ ऐसे। डन। और यहाँ से एच हाइट नीचे हमने क्या किया, एक टैप खोल दिया, और यहाँ से पानी बाहर आ रहा है। अब तुम कुछ कुछ अजम्पशन है यहाँ पे जो हम लेते हैं। डन। सो अजम्पशन क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि 0.1 हमने यहाँ लिया है। 1 क्या है? ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। 2 जो है वो भी एक टैप है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, ये भी एटमॉस्फेयर से ओपन है। अगर 2 के यहाँ पे बात करो तो ये अंदर है, लेकिन हम बात यहाँ की कर रहे हैं। सो दिस इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, वो एयर के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा? 2 पॉइंट पे भी प्रेशर क्या होगा? P18। दोनों ही पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। पहले चीज। दूसरी चीज ये है कि देखो 0.1 टॉप पे है, तुम खुद बहुत बड़ा टैंक को इमेजिन करो। अगर टैंक बहुत बड़ा है, यहाँ पे टैप है, तो पानी की वेलोसिटी सिर्फ यहीं पे दिखेगी। टॉप जो अपर सरफेस का जो वाटर लेयर होगा वो ऑलमोस्ट किस में दिखेगा? रेस्ट में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अजम्पशन क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे अजम्पशन ये कर रहे हैं कि जो टॉप लेयर होता है, वहां पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या? 0 होगी। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, 1 और 2 पॉइंट पे क्या लगाते हैं? बर्नौलिस इक्वेशन। तो कैसे लगाओगे? P18 1 पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? 0, 0 का स्क्वायर करो। अब देखो हाइट की बात है, तो चलो मैंने इसको रेफरेंस लाइन मान लिया। तो ये है h इक्वल टू 0। तो सेकेंड पॉइंट का हाइट कितना होगा? वो उससे नीचे है, तो अगर साइन के साथ लेना है -h हाइट पे वो होगा। ठीक है, तो अगेन रो जी एच कितना है? 1 पॉइंट का हाइट 0 है, क्योंकि उसी को मैंने रेफरेंस लिया है। अब सेकेंड पॉइंट पे लिखो बर्नौलिस का इक्वेशन। तो सेकेंड पॉइंट पे भी प्रेशर है P18, और वेलोसिटी क्या है? v, जो कि हमें निकालनी है, हाफ रो v स्क्वायर, और हाइट कितनी है? रो जी माइनस एच। अब जो भी 0 का टर्म है उसको हटा दो, P18 कैंसिल होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। हाफ रो v स्क्वायर किसके बराबर हुआ? रो जी एच। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है हमें कि v स्क्वायर 2gh के बराबर है, v इज टू जी एच, एंड दिस इज योर टॉरिसेलिस इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं टॉरिसेलिस इक्वेशन, एंड दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ योर बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो दो चीजें तुम लोगों को दिमाग में रखनी है कि अगर कोई टैंक है, उसमें कोई होल है जहां से पानी आ रहा है, तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, और वो तुम्हें देखना है कि वो कितने हाइट पर है टॉप सरफेस से। अगर एच हाइट पे है तो वहां से पानी निकलते हुए पानी का वेलोसिटी होगा 2gh। सिंपल। एंड दिस इज योर टॉरिसेलिस इक्वेशन। ओके, डन। सो दिस वाज ऑल फॉर व्हाट? फॉर रिवीजन थिंग। नाउ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लेट्स कम ऑन टू। आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले थे? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, तुम लोग लेट, एक एक कोई पर्सन ज्वाइन किए हो, वो भी लेट आए हो। आई डोंट नो वेयर होल द क्लासेस। कैन यू गिव मी आइडिया ऑफ क्या चल रहा है, क्यों नहीं आए बच्चे? यू आर फ्रॉम विच जेएनबी, निखिल? I waited for 10 minutes and after that I started. So you are from which JNB? ओके, चलो ठीक है। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? विस्कोसिटी पढ़ेंगे। एंड विस्कोसिटी में विस्कोसिटी चैप्टर है जिसको हमें पढ़ना है। एंड इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे? विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके बाद स्टोक्स लॉ को पढ़ेंगे, एंड देन वी विल रीड टर्मिनल वेलोसिटी। तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि विस्कोसिटी है क्या और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालते कैसे हैं। सो यहाँ पे एक डायग्राम है जिसको कि हमें ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना। इस वीडियो को अच्छे से देखो। एक बेरी को डाला गया पहले जार में, वो बहुत जल्दी गिर गया है ना। सेकंड में डाला गया, देखो वो धीरे 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 गिर रहा है। ठीक है,
थर्ड में क्या होगा, हो सकता है जल्दी चला जाए, जल्दी चला गया, है ना। अब फोर्थ में देखो क्या होगा, ये हनी का जार है ना। अब ये जो बेरी है वो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हमारे पास 4 जार है, तो पहले ना एक इस वाले को देखते हैं और इस वाले को देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हमने बेरी को डाला वो जल्दी से नीचे गिर गया। जैसे तुम छत से कोई भी चीज, बॉल को नीचे डालो, बॉल जल्दी से नीचे पहुंच जाता है, लेकिन अगर उसी बॉल को तुम हनी के थ्रू डालोगे तो उसको बॉटम तक आने में काफी ज्यादा क्या लगेगा, वक्त लगेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हनी है, ये जो है, ये काफी ज्यादा, जब ये बेरी को डाला गया तो हनी को नीचे आने नहीं दे रहा, ये उस पे वो रेजिस्टिव फोर्स लगता है डन इस डायरेक्शन में, और इसलिए वो को सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मिला है, इसलिए वो नीचे धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, ऑपोजिट में यहाँ भी फोर्स मिला होगा लेकिन बहुत नेग्लिजिबल, इसलिए वो अपनी वेलोसिटी की वजह से जल्दी से कहाँ पहुंच गया, नीचे। डन। सो दोनों ही लिक्विड के नेचर में डिफरेंस है, एक ज्यादा थिक है, दूसरा थिन है। डन। सो उसको फिजिक्स के टर्म में हम बोलेंगे कि एक ज्यादा विस्कस है, जो हनी है तुम्हारा वो ज्यादा विस्कस है, और जो फर्स्ट जार में जो वाटर है दैट इज लेस विस्कस। सो विस्कोसिटी इज व्हाट, अगर तुम लेमन टर्म में समझो तो विस्कोसिटी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड थ्रू विच इट विल अपोज द मोशन ऑफ एनीथिंग फॉलिंग थ्रू इट। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा अपोज करेगा, कम है तो कम करेगा, जस्ट लाइक फ्रिक्शन, ठीक है। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की तरह ट्रीट करो, जितना ज्यादा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा उतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसी तरह से जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, और उतना ज्यादा उसका वेलोसिटी कमता जाएगा और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरेगा यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न विस्कोसिटी। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा टेक्निकली पढ़ेंगे। सो विस्कोसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ लेयर ऑफ लिक्विड टू द एडजेसेंट लेयर ड्यूरिंग द फ्लो। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में और जो भी वीडियो था उसमें हमने क्या देखा, एक सॉलिड बॉडी को हमने लिक्विड में फेंका था, और वो लिक्विड उस सॉलिड पे एक ड्रैग फोर्स लगाया था जिसको मैंने बोला विस्कस फोर्स। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग विस्कोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो विस्कोसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लिक्विड का एक लेयर लिक्विड के दूसरे लेयर पे भी एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे सपोज कर लो ये एक सेटअप है, ये कैसा सेटअप है वो मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। तो ये सेटअप कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक फ्लोर है, ग्लास का एक प्लेट है नीचे, और इस प्लेट पे कुछ, मतलब ये एक कंटेनर है, समझ लो ऐसे, ये एक कंटेनर है, इसमें क्या रखा हुआ है, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड टॉप तक भरा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, एक और ग्लास का स्लैब लिया और उस ग्लास के स्लैब को लिक्विड के टॉप लेयर पे रख दिया, ठीक है। बस इस चीज को ध्यान से समझ लेना, इसके टॉप लेयर पे हमने इस ग्लास स्लैब को रख दिया और इस ग्लास स्लैब को वेलोसिटी दे दी v, ठीक है। हमने क्या वेलोसिटी दे दिया इसको, v। तो ये v वेलोसिटी से ये स्लैब क्या जा रहा है, लिक्विड के लेयर के ऊपर। अब ये जो स्लैब है वो किसके ऊपर चल रहा है, लिक्विड के लेयर के ऊपर चल रहा है। लिक्विड क्या लगाएगा उस पे, फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज विस्कस फोर्स, ठीक है। वो उसके मोशन को अपोज करेगा। डन। सो ये ग्लास स्लैब से जो जस्ट कांटेक्ट में लिक्विड होगा, क्योंकि अगर दो चीज कांटेक्ट में है बिल्कुल तो दोनों की वेलोसिटी आपस में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे कि जो लिक्विड जस्ट इस स्लैब के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी भी है, लेकिन उसके नीचे की जो, देखो पहला चीज यहाँ पे ये होगा कि जो लिक्विड का लेयर है इस स्लैब के नीचे, वो इस स्लैब की वेलोसिटी को क्या करेगा, अपोज करेगा, पहली थिंग। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ये पढ़ते हैं कि अगर ये स्लैब लिक्विड के सरफेस के ऊपर चल रहा है तो उसकी वजह से इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा, जो जस्ट कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी v होगी, सेम एज द वेलोसिटी ऑफ स्लैब। तो यहाँ पे देखो ये जो लेयर है लिक्विड का,
वो किससे कांटेक्ट में है, स्लैब से कांटेक्ट में है, इसलिए उसकी वेलोसिटी v है। और यहाँ पे जो बॉटम में जो स्लैब है, ये जो बॉटम में स्लैब है वो किस में है, रेस्ट में है ना। वेलोसिटी क्या है इसकी, कुछ भी नहीं है। तो इससे जो कांटेक्ट में होगा लिक्विड लेयर, उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, 0। यानी कि बॉटम लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, 0। और टॉप लेयर की वेलोसिटी क्या है, v। क्यों है v, क्योंकि उसके ऊपर एक स्लैब रखा हुआ है जिसकी वेलोसिटी v है। अब इसके बीच में जो भी लेयर्स होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है और ये समझा गया है कि वेलोसिटी जो होगा टॉप से बॉटम तक v से 0 यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा। यानी कि इसके बाद के लेयर की वेलोसिटी v से थोड़ी कम होगी, उसके नीचे थोड़ी और कम होगी, और उसके नीचे और कम, कमते कमते जैसे ही वो नीचे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, इससे तुम्हें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन ये है कि अगर लिक्विड कोई भी कंटेनर के टच में है, तो जो लिक्विड टच में होता है उस लिक्विड की वेलोसिटी वही होगी जो कंटेनर की है, ठीक है। और उसके नीचे वेलोसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। डन। या बढ़ भी सकती है डिपेंडिंग ऑन केसेस, वो केस मैं सेकंड डायग्राम में दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि लिक्विड तो इधर भी था, इस डायग्राम को ध्यान से देखो इसको, ठीक है। सो लिक्विड यहाँ पे भी था, लेकिन बिकॉज देयर इज अ स्लैब केप्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा गया है, एक स्लैब रखा गया है, और इस स्लैब की सर्टेन वेलोसिटी है v। डन। इस वजह से इसके लिक्विड लेयर की एक वेलोसिटी आई और लिक्विड लेयर स्टार्टेड मूविंग। तो देखो यहाँ का लिक्विड जो है ना वो मूव करके यहाँ पहुंच गया, और ये लिक्विड सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, और ये लिक्विड बिल्कुल नहीं मूव किया क्योंकि ये रेस्ट में था। और इसके बीच के लिक्विड का डिस्टेंस कवर्ड क्या है, इस रेंज में है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती गई, तो डिस्टेंस कवर्ड भी धीरे धीरे घटता गया। डन। सो जो यहाँ पे लिक्विड है वो भी स्लैब की वजह से कंटेनर का स्पेस को थोड़ा सा और मतलब फ्री टू मूव कर दो कि ये हाँ यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, तो मेरा लिक्विड कुछ ऐसे ऐसे गया, ठीक है। यानी कि अगर तुम लोग याद करो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में मैंने पढ़ाया था कि सॉलिड की जब हमने बात की थी कि अगर ये सॉलिड है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये जो सॉलिड था वो कुछ ऐसे बढ़ गया था इतने डिस्टेंस से, इसको डेल्टा एक्स हमने बुलाया था। और ये अगर लेंथ ऑफ सिलेंडर एल था, तो स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन को हम लोग क्या बोले थे, डेल्टा एक्स बाई एल। यहाँ पे भी बिकॉज वी आर कीपिंग अ स्लैब ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड, वो स्लैब के पास वेलोसिटी है, इसलिए वो एडजेसेंट लेयर पे फोर्स ला रहा है, एंड दैट फोर्स हियर इज द शियर फोर्स। तो यहाँ पे कुछ शियर स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, और विस्कोसिटी जब निकाले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसको इसी से रिलेट करें। लेकिन इस डायग्राम में क्या सीखा हमने, सबसे पहले सीखा विस्कोसिटी है क्या, उसके बाद हमने सीखा कि लिक्विड का जो फ्लो पैटर्न होगा वो कंटेनर के फ्लो पैटर्न से कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट डायग्राम, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, चलो ये तो मैंने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट डायग्राम देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये किसके फ्लो का है, फ्लूइड फ्लो इन अ पाइप। अब सपोज कर लो मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, ये रहा पाइप, पाइप रेस्ट में है, इससे हमने लिक्विड को फ्लो करवाया, क्या होगा, अब ये हो, मैंने अभी भी तो लिक्विड कंटेनर के कांटेक्ट में होगा, उसकी फ्लो फ्लो वेलोसिटी उतनी होगी जितनी की उस कंटेनर की है। ये टिप तो रेस्ट में है, यानी कि जो लिक्विड यहाँ पे है टच कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी 0, जो लिक्विड यहाँ पे टच कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी 0। तो अप एंड डाउन दोनों जगह वेलोसिटी 0 है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि वेलोसिटी का प्रोफाइल कैसे होता है, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, 0 तक जाता है। तो फिर लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो एंटर कर रहा है, पानी जो एंटर कर रहा है वो कुछ वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। कहने का मतलब कि जो मिडिल में वाटर का लेयर होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी वेलोसिटी 0 तक पहुंचेगी, इधर भी जैसे जैसे नीचे जाएंगे वेलोसिटी 0 तक पहुंचेगी। तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा, यानी कि अगर तुम्हें पता है कि दोनों ही कंटेनर के दोनों टॉप और बॉटम का वेलोसिटी क्या है, तो हम वाटर जो अंदर है उसका वेलोसिटी प्रोफाइल बता सकते हैं,
है ना। यहाँ पे दोनों ही रेस्ट में था, इसलिए वाटर का लिक्विड टॉप पे बॉटम पे 0 हो गया, तो यूनिफॉर्मली उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, मिडिल में ही मैक्सिमम जाएगा। तो ये वाटर प्रोफाइल तुम लोग याद रखना, दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या है, just like coefficient of friction. So coefficient of viscosity for a fluid is defined as ratio of shear stress to strain rate. ठीक है, shear मॉड्यूलस हमने कैसे डिफाइन किया था, shear stress by shear strain। यहाँ पे क्या है, सेम चीज है, बस एक डिफरेंस है, shear stress by a strain rate, यानी कि strain by time। ठीक है, तो चलो अब करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा, जो भी ये सरफेस मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, वो जो भी फोर्स लगा रहा है दैट फोर्स डिवाइडेड बाय जो भी इस लिक्विड लेयर का एरिया था, यानी कि कंटेनर था, इसका एरिया जो भी था, तो फोर्स बाय एरिया दैट विल बिकम योर स्ट्रेस। ठीक है, सो स्ट्रेस को क्या लिखोगे, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन को क्या लिखोगे, स्ट्रेन तो यही एंगल होता है ना, थीटा, तो इसको यहाँ पे डेल्टा थीटा लिखा है, चलो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, क्योंकि स्ट्रेन रेट लिखना है, दिस इज हाउ वी डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो आप इस तरह से डिफाइन कर लो। अब क्या लिखोगे आप, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होगा, मैंने बताया था डेल्टा एक्स बाई एल। सो डेल्टा एक्स बाई एल, डेल्टा एक्स को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना हम लोग वी डेल्टा टी, क्योंकि टॉप लेयर ऑफ लिक्विड कितना डिस्टेंस कवर किया है, डेल्टा एक्स, टॉप लेयर ऑफ लिक्विड का वेलोसिटी क्या है, वी, सपोज कर लो डेल्टा टी टाइम में किया है, तो डेल्टा एक्स वी डेल्टा टी के बराबर होगा। अब आप इसका वैल्यू रख दो, सो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी को क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी डॉट एल। ठीक है, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी किसके बराबर होगा, वी। ठीक है, यहां से भी डायरेक्टली इसको निकाल सकते थे, डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते थे, वी डेल्टा टी बाई एल, तो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी क्या होता, वी बाई एल होगा। ठीक है, सो बेसिकली स्ट्रेन रेट कितना आया हमारा, वेलोसिटी बाई एल, वेयर एल इज व्हाट, कॉलम ऑफ लिक्विड, कितने हाइट तक लिक्विड है, दैट इज एल। अब आप देख लो, शेयर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, एफ बाई एल डिवाइडेड बाई वी बाई एल। वी इज व्हाट, वी इज द वेलोसिटी ऑफ टॉप लेयर ऑफ लिक्विड, एल इज व्हाट, column of liquid present, and F is what, force acting on the liquid surface, A is what, area of that cross section कह सकते हो, या area of liquid surface, है ना। चलो ठीक है, सो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोई डाउट है इसमें यहाँ तक, इफ यस देन लेट मी नो। चलो ठीक है, so viscosity का MKS unit if you see, then viscosity is what, force per unit area by velocity by length। अगर आप इसमें जाओ तो फोर्स को क्या लिखोगे, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी को क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड ले आओ बाई मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड बाई मीटर स्क्वायर। सो दैट इज योर एमकेएस यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं, प्रेशर, और प्रेशर का यूनिट क्या लेते हैं, पास्कल, एसआई यूनिट। सो दिस इज योर पास्कल सेकंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल सेकंड। ठीक है, एंड दिस इज योर फ्रेंच वर्ड, मैं इसको पोइजे यू बोलते हैं, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोनाउंसिएशन फॉर मी एटलीस्ट, बट आई कॉल इट सिंपल पोइज, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं POISE। ठीक है, तो चलो, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल पर सेकेंड, और 1 पास्कल सेकेंड नहीं, 1 पास्कल सेकेंड, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इज इक्वल टू 1/10 poise। ओके, so this is your SI unit, MKS unit, and this is your CGS unit। ठीक है, so that is the relation। डायमेंशन लिख सकते हो तुम लोग, पास्कल प्रेशर है, इसका क्या लिखोगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज
ml minus 1 t minus 2 into t. So ये क्या हो जाएगा, ml minus 1 t minus. So this is your dimension. And these are your units. CGS unit is Poissier. This is a French word. Short form में इसको Poiss बुलाते हैं. So that is more better word to say. Okay. So now we are going to read Stokes law and terminal velocity. बहुत इजी टॉपिक है, अब इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें. अब हम लोग जो भी अब तक पढ़े हैं ना, उसी चीज को क्या करना है, अप्लाई करना है. सो जब एक बॉडी कोई भी फ्लूइड के थ्रू जाएगा, जैसे हमने वीडियो में देखा, जब वो फ्लूइड के नीचे जा रहा है, उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे. उस पर विस्कस फोर्स लगेगा, जो कि बॉडी की वेलोसिटी को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, इसलिए इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं. देन सो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स थ्रू ए फ्लूइड इट ड्रैग्स द लेयर ऑफ फ्लूइड इन कांटेक्ट. ठीक है, मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड से लिक्विड का लेयर्स पे क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ड्रैग फोर्स लगाएगा, एंड दैट इज योर force of viscosity, sorry, that is simply called viscous force. Okay, so अब यहाँ पे देखो, ये लिक्विड नीचे की तरफ गिर रहा है. अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें सिंपल ये करना है कि जब कोई भी लिक्विड, कोई भी बॉडी लिक्विड के थ्रू फॉल करेगा, तो उस पर क्या क्या फोर्स लगेगा. जैसे कोई भी बॉल जब एयर में नीचे गिरता है, तो तुम पहले कौन सा फोर्स लगा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा. एयर भी एक फ्लूइड है, वहां भी विस्कस फोर्स लग रहा होगा, वो भी उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा. लेकिन सिंस एयर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना कम है ना, कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, लेकिन अब कोई और फ्लूइड है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सिग्निफिकेंट है, तुम इग्नोर नहीं कर सकते. तो इसलिए उस केस में इस बॉल पे दो फोर्स लगाया हमने अभी. यहाँ पे नीचे की तरफ लगा कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. ऊपर की तरफ लगा ड्रैग फोर्स, दैट इज विस्कस फोर्स. ऊपर की तरफ क्यों लगेगा, क्योंकि जस्ट लाइक फ्रिक्शन ये बॉडी की वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा. ठीक है, सो यहाँ पे बॉल जो है नीचे गिर रहा है, इसलिए ड्रैग फोर्स, और विस्कस फोर्स किधर लगा, अपवर्ड लगा. चीज और हमने पढ़ा था, जब कोई भी चीज लिक्विड के अंदर होता है, ठीक है, तब उस पे एक और फोर्स लगता है, दैट इज फोर्स ऑफ बुओयेंसी. और वो किसके बराबर होता है, that is equal to weight of liquid getting displaced by the body. ये भी हमने पढ़ रखा है. डन. सो यहाँ पे buoyant फोर्स भी लगेगा, और वो तो किधर लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में. सो इधर एक और फोर्स लगेगा. कंप्लीट अगर इसका एफबीडी बनाओगे तो ऐसा दिखेगा. लेकिन फॉर नाउ एफडी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो हमने निकाला, लेकिन विस्कस फोर्स का वैल्यू क्या होगा. एफ जी का वैल्यू एम जी हम लिख सकते हैं, एफ बी भी हमें पता है कैसे लिखना है. एफ डी कैसे लिखेंगे, तो एफ डी का वैल्यू होता है 6 पाई ईटा आर वी. अब ये क्या है, 6 तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि अभी अभी हमने पढ़ा. आर क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो बेसिकली ये विस्कस फोर्स हम लोग लिख रहे हैं कोई भी एक स्फीयर के लिए. एंड वी क्या है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट स्फीयर. ठीक है, v is its velocity. Done. So this is your drag force, where fd is viscous drag force, n is coefficient, r is radius of spherical ball, v is velocity. तो चलो, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी पता है. अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे स्टोक्स लॉ के थ्रू टर्मिनल वेलोसिटी. बट उससे पहले यहाँ पे देखो, एक मैंने टास्क दिया है कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस सो दैट ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरपी. जैसे अभी अभी मैंने बताया तुम लोगों को, मैंने कोई डेरिवेशन नहीं किया, मैंने सिंपल फॉर्मूला रख दिया, और जो कि हर जगह वही किया गया है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है. ड्रैग फोर्स का वैल्यू 6 पाई ईटा आरपी होता है. लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन में प्रूफ करना है डायमेंशनल एनालिसिस से कि ड्रैग फोर्स का यही फॉर्मूला होता है, तो कैसे करोगे. कहने का मतलब कि तुम्हें ये दिया गया है क्वेश्चन में कि ड्रैग फोर्स डिपेंड्स ऑन, ये दिया रहेगा, डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. देन डिराइव और डायमेंशनली डिराइव द इक्वेशन ऑफ विस्कस फोर्स.
तो कैसे करोगे? दिस थिंग यू हैव टू डू, तो तुम लोग करके आना. कांस्टेंट वैल्यू यू कांट कैलकुलेट बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज इट्स ड्रॉबैक, लेकिन स्टिल और भी चीजें कर सकते हैं. तो तुम लोग कल करके आना, टुमारो आई विल सी इट. आज की क्लास में हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी को अब देखते हैं. ठीक है, सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? अब देखो क्या होगा, कोई भी चीज को जब तुम फ्लूइड में ड्रॉप करते हो, ठीक है, सो फ्लूइड में जब तुमने इसको ड्रॉप किया, जैसे ही तुमने ड्रॉप किया, क्या लगा इस पे? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा. ऊपर की तरफ क्या लगा? विस्कस फोर्स लगा. ठीक है, सो ड्रैग फोर्स लगा, और क्या लगा? फोर्स ऑफ बुओयंसी लगा. सो दो फोर्स है जो उसकी वेलोसिटी को कम करना चाहेगा, एक फोर्स है जो उसकी वेलोसिटी को ज्यादा करना चाहेगा. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब, जैसे देखो, जो ड्रैग फोर्स है वो तुम्हारा क्या है? 6 पाई ईटा आर वी. तो जैसे जैसे तुम्हारा वेलोसिटी, जब वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, जो कि इनिशियली होगा जिस वेलोसिटी से हमने ड्रॉप किया, तो जब ज्यादा होगा तो ड्रैग फोर्स भी ज्यादा लगेगा. और जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी घटेगी. ठीक है, और तब तुम्हारा ड्रैग फोर्स भी घटेगा, और जब ड्रैग फोर्स घटेगा तो वेलोसिटी को का रेट ऑफ डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. डन. सो ओवरऑल एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम्हारा एफ डी प्लस एफ बी एम जी के बराबर हो जाएगा. डन, यानी कि ये बॉडी पे कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, और तब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाएगा, जिसको हम क्या बुलाते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी. And it is also said maximum velocity attainable. ठीक है, so maximum velocity attainable is when mg is equal to fb plus ft. चलो, अब ये नीचे गिरा गिरा, जैसे जैसे वो गिर रहा है ना, उसकी वेलोसिटी, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा, एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. ठीक है, हम लोग कब कहते हैं बॉडी अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर ली है? जब एफ डी प्लस एफ बी किसके बराबर हो जाता है? एम जी के बराबर. तो चलो टर्मिनल वेलोसिटी को हम निकालते हैं. इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? इसकी डेंसिटी ऑफ इस बॉल को मान लो रो एस, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू, सपोज कर लो इसका वॉल्यूम वी है, तो मास कितना होगा? मास तो होगा, मास क्या होगा इसका? वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉल, रो एस इंटू वी, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इंटू जी. फोर्स ऑफ बॉयंसी, सिंस ये पूरा पानी में डूबा हुआ है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा? वी. सो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज फोर्स ऑफ बॉयंसी. सो फोर्स ऑफ बॉयंसी का वैल्यू क्या होगा? रो लिक्विड इंटू जी इंटू वी. रो लिक्विड को रो लिया है यहाँ पे. ठीक है, और तुम्हारा विस्कस फोर्स क्या लगेगा? 6 पाई ईटा आर. अब at terminal velocity what will happen? Sum of these two upward force will be equal to what? Sum gravitational force. आप इक्वेट कर दो, अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो 6 पाई ईटा आर भी इसके बराबर मिलेगा. ठीक है, एंड दिस इज वॉल्यूम, दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज वी. सो टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? 4/3. वॉल्यूम को क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब. तो v का वैल्यू यहाँ से अगर कैलकुलेट करो तो 2/9 ईटा रो एस माइनस रो एल इंटू आर स्क्वायर इंटू जी. तो दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी. फॉर्मूला नहीं भी याद है, डोंट वरी. तुम्हें करना क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि वो बॉडी अचीव करेगा. और ये कांस्टेंट वेलोसिटी कब अचीव करेगा? जब upward force will become equal to downward force. So just equate these two forces, and then whatever velocity you are getting, that is your terminal velocity. चलो, so now there is a class work. There is a small metal sphere and that is dropped through honey. So एक honey का जार है, ठीक है, इसमें honey है, और दूसरा another identical sphere है जिसमें less viscous oil है. मतलब इसकी viscosity honey से क्या है? कम है. So comment on terminal velocity. तो इसके अंदर एक बॉल ड्रॉप किया गया honey के अंदर, सेम बॉल इसके अंदर ड्रॉप किया गया. किस केस में टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, so this is your question. Take your time and let me know what you're getting. Take 1 minute and let me know.
चलो ठीक है. So I hope you all must have got the answer. Just now you have seen here velocity is what? Inversely proportional to coefficient of viscosity. ठीक है. Rest thing rho s, that is density of solid. तो वो चीज तो तुम्हारा दोनों ही केस में सेम होगा क्योंकि सेम बॉल यू आर ड्रॉपिंग थ्रू टू लिक्विड्स. तो ठीक है. रो इज विल रिमेन द सेम. रो लिक्विड विल चेंज समवट. आर विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट. जी इज कांस्टेंट 2/n. सो वेलोसिटी ऐसे अगर विस्कोसिटी से देखें तो विस्कोसिटी से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना. और एज n डिक्रीजेज टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा क्योंकि अभी भी हमने देखा वेलोसिटी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और जो हनी था तुम्हारा इस केस में जो हमने देखा ये मोर विस्कस है और ये तुम्हारा क्या है? लेस विस्कस है. तो जो लेस विस्कस है वहां पे तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगा और जो मोर विस्कस है वहां पे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा. सो व्हाट विल बी द आंसर? टर्मिनल वेलोसिटी विल इंक्रीज इफ यू ड्रॉप द स्फीयर इन द लो विस्कोसिटी ऑयल. ठीक है. चलो. सो व्हाट वी स्टडीड इन टुडेज क्लास, विस्कोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ लेयर ऑफ फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर. ठीक है. यानी कि लिक्विड का एक लेयर जो दूसरे लेयर पे जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जैसे यहाँ पे लिक्विड फ्लो कर रहा है तो ये जो लिक्विड का लेयर है वो इस पे भी एक फोर्स लगाएगा, इस पे भी एक फोर्स लगाएगा. ठीक है. एडजेसेंट लेयर पे. एंड दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? that is mean कहने का मतलब कि this layer of liquid is applying some resistance to the layer of liquid below it. Then and also to above it will affect somewhat, but viscosity is basically defined as internal resistance offered by layer of fluid to the adjacent layer. Adjacent layer में top bottom दोनों ही आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी n क्या था? ये रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेट. ठीक है. एसआई यूनिट हमने लिखा था न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर पास्कल सेकेंड. एंड सीजीएस यूनिट वाज पोइस. ठीक है. 1 पास्कल सेकेंड वाज इक्वल टू 1/10 पोइस समथिंग, राइट. स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ ये बताया कि ड्रैग फोर्स का वैल्यू कितना होगा. सो दिस इज 6 pi eta rv. Eta is what? Coefficient of viscosity. R is the radius of that sphere and v is the terminal velocity. It is maximum velocity. And what is the terminal velocity? Terminal velocity is the constant velocity, or you can say maximum velocity attainable by an object as it falls through a fluid. So वो किसके बराबर होगा? इतना होगा. ये कैसे आया था? Sum of drag force plus force of buoyancy will be equal to gravitational force. ये करोगे then you will get this result. ठीक है. So that is all for today's class. और दो क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो from viscosity thing, and that is question number 10 का 10.3 का B. ठीक है. तुम लोग देखना क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ NCERT बुक. तो वहां पे 1 to 3 करके है. 3 का भी B जो क्वेश्चन है उसको करना है. एंड क्वेश्चन नंबर 10.13 यानी कि 10 क्या है? तुम्हारा चैप्टर है और ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है. सो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पोर्शन करना है और क्वेश्चन नंबर 13 करना है. ठीक है. ये दोनों क्वेश्चन करने हैं. एनीवे, you all take care of yourself. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Take care.